आधार पर शब्द के 3 भेदों के अंतर्गत आते हैं। आज हमें विकारी और अविकारी के बारे में जानना है। और विकारी शब्दों के बारे में आपको बताया गया कि जो शब्द किसी भी लिंग में, वचन में, काल में, कारक में परिवर्तित हो जाते हैं वे शब्द विकारी कहलाते हैं, जिसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया वाले टॉपिक आते हैं। अविकारी शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिनके ऊपर किसी भी लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात तो वो जैसे होते हैं ऐसे ही हर जगह किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में, किसी भी पुरुष में प्रयोग होते हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा के बारे में कुछ बेसिक कंडीशन से, कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको बताए गए थे और उसी के आधार पर चीजों को हमने प्यारे दोस्तों आगे लेके चलना है। तो यहाँ पर टॉपिक है हमारा संज्ञा। संज्ञा के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने कल लिए। आज संज्ञा के भेद पे हम चर्चा करेंगे। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। इनमें से एक भेद होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। पहला भेद क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो शब्द किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी की, वस्तु, पदार्थ, प्राणी की जाति, वर्ग, समुदाय या समष्टि का ज्ञान कराए वो कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर हमने एक शब्द जाति का प्रयोग किया जो कि किसी भी वस्तु, पदार्थ के लार्ज स्केल को बताता है, या उसके वर्ग को बताता है, या उसके समुदाय में होने की स्थिति को प्रकट करता है, या फिर समष्टि। जैसे तालाब एक समष्टि है, तालाब के अंदर जितने भी जीव जंतु होंगे वो सब जलीय होंगे। तो ऐसे ही पर्टिकुलर जहाँ पर एक ही स्थान विशेष पर एक ही तरह का जीवन यापन करने वाले जीव जंतुओं का वास होता है, उसको हम समष्टि कहते हैं। जैसे रेगिस्तान में अलग तरह की वनस्पतियां मिलेगी और मैदानी भागों में अलग मिलेगी, पठारी भागों में अलग मिलेगी, वो उसकी समष्टि कहलाई। तो पर्टिकुलर वो स्थान, वो जगह, वो प्लेस जहाँ पर एक ही प्रकार का जीवन यापन करने वाली, एक ही प्रकार के गुण धर्म वाली कोई भी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, वनस्पति पाई जाती है, उसको हम समष्टि कहते हैं। तो ये जो जातिवाचक शब्द है, हमें किसी की जाति का, वर्ग का, समुदाय का और समष्टि का ज्ञान कराते हैं। कैसे कराएंगे? जैसे यहाँ शब्द ले लिया हमने जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक, इसके अंदर सारे शिक्षक आ गए, तो ये भी क्या है? जातिवाचक शब्द हो गया। ऐसे ही गाय, पर्वत, लड़का, नदी, नहर, शहर, नगर, जिला, राज्य, देश, राजधानी, पशु, पक्षी, पुस्तक, फल, पेड़, पौधा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसान। ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इनसे हमें किसका ज्ञान हो रहा है? जातिवाचक संज्ञा। ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इनसे किसका ज्ञान हो रहा है? किसी जाति का, वर्ग का, समुदाय का। ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब इनमें से किसी एक इंडिविजुअल का ज्ञान हो तो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जातिवाचक संज्ञा में किसी भी वस्तु, पदार्थ, प्राणी की जाति का, वर्ग का, समुदाय का, समष्टि का ज्ञान कराते हैं। जब हम शिक्षक कहते हैं, इसमें सारे शिक्षक आ गए कि वो हिंदी का शिक्षक है, इंग्लिश का है, जीएस का है, रीजनिंग का है, या फिर मैथ का है। चाहे वो हिंदी माध्यम का, इंग्लिश माध्यम का, उर्दू माध्यम, कोई भी शिक्षक आ गया तो वो सब इसी के अंदर आया। तो यानी कि शिक्षक एक लार्ज स्केल को, एक जाति को, एक वर्ग को, एक समुदाय को, एक समष्टि का नेतृत्व कर रहा है।
ऐसे जब हम गाय कहते हैं तो इसके अंदर सारी गायें आ गई, चाहे वो नील गाय है, जर्सी गाय है, साहिवाल गाय है, देसी गाय है, या फिर अमेरिकन गाय है। जब हम पर्वत कहते हैं तो इसके अंदर दुनिया के सारे पर्वत आ गए, चाहे वो हिमालय पर्वत है, विंध्याचल है, नीलगिरी है। जब हम लड़का कहते हैं तो इसके अंदर बबलू, डबलू, इसके अंदर धर्मेंद्र, जितेंद्र, तेजेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, हरेंद्र, नरेंद्र सब आ गए। नदी के अंदर दुनिया की सारी नदी आ गई। ऐसे नहर के अंदर सारी नहर आ गई, चाहे वो गंगा नहर। शहर हम कह रहे हैं तो सारे शहर आ गए, कोई भी हो सकता है, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, चाहे वो रायपुर हो, ठीक है, चाहे वो पानीपत, सोनीपत, तो सारे शहर हैं। नगर, जिला, राज्य, देश, राजधानी, इनके अंदर तमाम राजधानी, सारे दुनिया के देश, सारे राज्य, जिले, नगर और शहर आ गए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हम एक लार्ज स्केल को बता रहे हैं। लेकिन जब हम इनमें से किसी एक का प्रयोग करें, इंडिविजुअली किसी एक का प्रयोग करते हैं, तो वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको दोनों चीजें एक साथ ही समझनी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब शिक्षक में से एक शिक्षक लिया हमने, हिंदी का शिक्षक, हिंदी शिक्षक, ये व्यक्तिवाचक हो गया। गाय में से एक नील गाय, व्यक्तिवाचक। पर्वत में से एक हिमालय, व्यक्तिवाचक। लड़के में से एक मोहन, व्यक्तिवाचक। नदी में से एक गंगा नदी, व्यक्तिवाचक। नहर में से एक गंगा नहर, व्यक्तिवाचक। शहर में से एक शहर मेरठ, व्यक्तिवाचक। नगर में से एक कानपुर, व्यक्तिवाचक। जिले में से एक जिला ले लिया, कोई भी जिला ले लिया हमने, चलो जयपुर ले लेते हैं। राज्य में से एक राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत, राजधानी नई दिल्ली या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राजस्थान की राजधानी जयपुर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैंने वाइट से लिखे हैं ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और यहाँ पर जो मैंने ये लिए हैं, जो जाति को, वर्ग को, समुदाय को बता रहे हैं, तो ये सब जातिवाचक के हैं। तो हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों संज्ञाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है, दोनों की डेफिनेशन क्या है। जब हमें किसी की जाति, वर्ग, समुदाय, समष्टि का ज्ञान होता है किसी सबसे, तो जातिवाचक। और जब उसके इंडिविजुअल एक होने का ज्ञान होता है बहुतों में से, तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्लास में क्या दिक्कत आ रही है? अगर मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, तो सारे स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। आप में से एक बच्चे को दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा कई बार आप अपना भी सिस्टम चेक कर लिया करो। यहाँ से जब चीजें एक बार लाई होती है तो बीच में कोई दिक्कत नहीं होती है जी। राहुल, अंकित, मोनू, यादव, राज, सत्येंद्र, सुरेंद्र, आशीष, शुभम, दिव्या, अश्वनी, भारती, यश, किरण, बबलू, राकेश, अश्वनी, विशाल, विपुल, अंकित, मोनू, सब कुछ ठीक है। चलो जी, समझ में आ रहा है? काम की चीज है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें हिंदी पूछी जाती है तो इस शब्द के भेद के अलावा आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो बिना इसके समझ में नहीं आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो, थैंक यू। हाँ, प्रीवियस से प्रैक्टिस कहीं से नहीं करने, मैं यूट्यूब पे क्लास लूंगा, वहीं से कर लेना, ठीक है। प्रीवियस करने से कोई फायदा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम की क्वेश्चन की वैरायटी हर बार चेंज हो रही है। कोई एग्जाम जो ऑफलाइन था वो ऑनलाइन होने लगे हैं, तो इसलिए प्रीवियस पेपरों का सिलेबस तो क्लियरिटी हो जाएगी किस तरह का क्वेश्चन बनता है, और ये हमारा सिलेबस है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस करके आप सोच रहे हो, ठीक है, कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई है या वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ये दोनों ही बात नहीं होने वाली है। इसलिए कोशिश करो जिसको प्रैक्टिस करनी है। हिंदी बाई अरुण सर जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने 2 बार टॉपिक वाइज हिंदी कराई है। तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है पेपर के दौरान, और जब पेपर से पहले आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी होती है। पर्टिकुलर एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन की वैरायटी बनती है, वे सारे क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस आपने की तो फायदा है। तो इसलिए हिंदी बाई अरुण सर जो यूट्यूब चैनल है उस पर 2 बार टॉपिक वाइज में हिंदी करा चुका हूँ, और उसी के आधार पर ही आपको अपनी चीजों को और ज्यादा पुख्ता करना है। पहले तो हमने थ्योरी के रूप में पढ़ लिया, अब जैसे कल हमने तत्सम तद्भव वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अब उसमें तत्सम तद्भव की 2 क्लासें हैं, इसमें 60-60 क्वेश्चन कराए गए हैं, तो उन 120 क्वेश्चन को करो, उनसे बाहर कुछ आना नहीं है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, संज्ञा वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर संज्ञा की 2 ऑलरेडी क्लास वहाँ हो चुकी है, तो फिर वे उनकी तैयारी करो आप 120 क्वेश्चन की, और उन 120 क्वेश्चन में सारी क्वेश्चन की वैरायटी आ जाती है। अगर आप वहाँ पे वो चीजें कर पा रहे हो, क्योंकि वहाँ सोल्यूशन भी दिया है, तो उस प्रैक्टिस का फायदा होगा जहाँ टीचर आपके साथ है। और जहाँ आप किताबों से प्रैक्टिस कर रहे हो, वो भी आंसर की देख के, या जो नहीं आता आंसर की देख लिया, सोल्यूशन पता नहीं, लॉजिक पता नहीं, थोड़ी आपने पढ़ी नहीं और प्रैक्टिस करे जा रहे हो, तो उस प्रैक्टिस का कभी कोई फायदा नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ क्या है, संज्ञा के 5 भेदों में से 2 भेदों की चर्चा एक साथ चल रही है, एक जातिवाचक और एक चल रही है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पशु जब हम कहते हैं तो इस पशु का मतलब सारे आ गए। अब इसमें से हमने यहाँ हाथी ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यहाँ क्या है, ये हाथी। पक्षी में से हमने मोर लिया, व्यक्तिवाचक। पुस्तक में से हमने हिंदी की पुस्तक ले ली, सामान्य हिंदी, क्लियर। तो यानी कि कोई भी अलग अलग है, कोई साहित्यिक हिंदी है, कोई सामान्य हिंदी की पुस्तक है।
तो यहाँ पर ये क्या कहलाए, व्यक्तिवाचक। फल में से हमने एक ले लिया संतरा, पेड़ में से एक ले लिया शीशम का पेड़, ये सब व्यक्तिवाचक हो गया। पौधे में से एक ले लिया तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा, ये सब क्या कहलाया, व्यक्तिवाचक। ऐसे ब्राह्मणों में से एक ले लिया शर्मा जी को, भारद्वाज को या सांडिल्य को। इसके बाद क्षत्रिय में से हमने एक ले लिया यादव जी को या ठाकुर को ले लिया जी, क्योंकि यादव को लेंगे ठाकुर नाराज हो जाएंगे, बड़ी विडम्बना है इस देश में, ठीक है। और जब वैश्य लेंगे तो इसमें से हमने ले लिया गुप्ता जी को, अग्रवाल जी को। तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक है। और सूत्र में से मैं ले नहीं सकता, फिर दिक्कत हो जाएगी, ये भारत की कमजोरी है। और किसान में से हमने ले लिया सीमांत किसान, अर्थात जो छोटे किसान हैं, जिनके पास कम जमीन है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, किसान के अंदर सारे किसान आ जाते हैं, शूद्र के अंदर सारे सेवा करने वाले सारे लोग आ जाते हैं, वैश्य के अंदर जो गुप्ता जी, अग्रवाल है, महेश्वरी जी है, सारे आ जाते हैं जो भी बिजनेस का काम करते हैं। क्षत्रिय में से जो रक्षा करने का काम करते हैं, चाहे ठाकुर है या राजपूत है, जाट है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे क्षत्रिय हुए। ब्राह्मणों में से शर्मा जी आगे, ठीक है, या फिर भारद्वाज आगे, सांडिल्य आगे, वशिष्ठ जी आगे, तो वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ ये पशु हमें जाति को, वर्ग को, समुदाय को बता रहा है, जिसके अंदर सारे पशु आ जाएंगे। हाथी के अलावा भी जितने भी पशु हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए। अब इसमें से हमने किसी एक की चर्चा की, जब इसमें से किसी एक की चर्चा की तो क्या कहलाया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम परिवार कह रहे हैं या हम कुटुंब कह रहे हैं तो परिवार में तो बहुत सारे मेंबर होते हैं, वो सारे परिवार में आ गए। लेकिन परिवार में से किसी एक को ले लेते हैं, मान के चलो किसी के परिवार में एक लड़का है और उसका नाम मोनू है, तो मोनू व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कुटुंब शब्द है, समाज शब्द है। तो ये जो कुटुंब शब्द है ये भी क्या है, इसके अंदर सब कुछ आ जाएंगे, आपके मोहल्ले पड़ोस वाले भी आ जाएंगे। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, कुटुंब कुणबा हो गया ना आपका, तो यहाँ कुणबा जो है आपको ये ध्यान रखना है, उसके अंदर सारे आ गए आपके पड़ोसी मोहल्ले वाले। जब उसमें से किसी एक की बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो लार्ज स्केल के लिए शब्द प्रयोग करते हैं, जो हमें जाति का, वर्ग का, समुदाय का ज्ञान कराते हैं, तो वो सब क्या कहलाए, जातिवाचक संज्ञा। जब उनमें से किसी एक की बात करते हैं तो क्या कहलाए, अब मान के चलो पुस्तक है, बहुत सारी पुस्तक आपके पास है, उनमें से किसी एक पुस्तक की बात करें तो व्यक्तिवाचक, और पुस्तक के अंदर सारी पुस्तक आ गई तो वो क्या कहलाता है, जातिवाचक कहलाते हैं। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में थोड़ा अंतर कर पाए हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और इसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से यहाँ दूसरी कंडीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थी आपकी पहली कंडीशन जिसमें हमने दोनों को रखा। दूसरी कंडीशन क्या है, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, जहां राम रावण कृष्ण कंस, सीता विभीषण, कुंभकर्ण, जयचंद, हरिश्चंद्र, नेपोलियन, शेक्सपियर, सती सावित्री आदि शब्दों का प्रयोग किसी वर्ग या अनेक के लिए हो तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक कहलाती हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे राम भी एक हुए, रावण भी एक हुए, कृष्ण कंस, सीता विभीषण कुंभकर्ण, ये सब एक हुए, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई ना। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जब ये सारे एक थे तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन हम जब इनका प्रयोग किसी वर्ग के लिए करें या अनेक के लिए करें तो ध्यान से रखना है,
जब किसी वर्ग के लिए या अनेक के लिए इनका प्रयोग करते हैं, या किसी एक वचन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए, किसमें किया जाए, बहुवचन में किया जाए, तो उस कंडीशन में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब इनके एग्जाम्पल देखिए। एक समय ऐसा भी आएगा जब हर घर में राम जन्म लेंगे। दिल्ली में रावणों की भरमार है। उत्तर प्रदेश में कंसों की कमी नहीं रही है। भारतीय राजनीति जयचंदों से भरी पड़ी है। भारतीय फौज में विभीषण बहुत हो गए हैं। एक समय ऐसा भी था जब हर घर में सीता रहती थी। भारतीय महिलाओं में सती सावित्री की बहुतायत है। समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन व कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। ये 8 सेंटेंस हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए 8 सेंटेंस व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, या फिर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, द्रव्यवाचक है, या फिर समूहवाचक है। 5 ऑप्शन में से कोई 4 आपको देगा, क्योंकि संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं। उनमें से एक जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। 4 ऑप्शन रहेंगे कि बताइए निम्नलिखित में से सेंटेंस है किस संज्ञा से संबंधित है, कौन सा सेंटेंस जातिवाचक संज्ञा से संबंधित नहीं है, कौन सा सेंटेंस व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, या फिर पर्टिकुलर शब्द को अंडरलाइन करके पूछ लेगा सेंटेंस में कि ये शब्द बताइए व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर समूहवाचक संज्ञा है। 2 क्वेश्चन की वैरायटी, सेंटेंस देके पूछ लेना ये किसका उदाहरण है, सेंटेंस में पर्टिकुलर शब्द को अंडरलाइन कर देना इस तरीके से। और तीसरी जो क्वेश्चन की वैरायटी है, तो यहाँ ब्राह्मण शब्द देके पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देके कि ये कौन सी संज्ञा है, या फिर कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यानी कि संज्ञा के भेद देके ऑप्शन में 4 शब्द दिए जा सकते हैं, या क्वेश्चन के अंदर शब्द देके ऑप्शन में 4 संज्ञा के भेद दिए जा सकते हैं। सेंटेंस देके ऑप्शन दिए जा सकते हैं संज्ञा के भेदों के, या फिर पर्टिकुलर सेंटेंस में अंडरलाइन करके आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें बताइए कि कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है। यहाँ ये जो कंडीशन है, ये इसी कंडीशन के सारे एग्जाम्पल है। कंडीशन क्या है, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कि इंडिविजुअल है, एक है, जैसे राम है एक हुए, रावण एक है, कृष्ण भी एक, कंस भी, सीता विभीषण, ये सब एक थे, यानी कि ये किसी व्यक्ति के नाम है और एक व्यक्ति के नाम है। तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए, बहुवचन मतलब अनेकों के लिए किया जाए, भाई बहुवचन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, 2 या 2 से अधिक के लिए। तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग अनेकों के लिए हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के लिए हो, तो व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक बन जाती है। दूसरा फिर यहाँ क्या दे दिया, मैंने कुछ शब्द लिख दिए कि जब राम, रावण, कृष्ण, कंस, सीता, विभीषण, कुंभकर्ण, जयचंद, हरिश्चंद्र, नेपोलियन, शेक्सपियर, सती सावित्री आदि शब्दों का प्रयोग किसी वर्ग या अनेक के लिए हो, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब कैसे कहलाएगी ये देखो, एक समय ऐसा भी आएगा जब हर घर में राम जन्म लेंगे। तो यहाँ जो हमने बात की है हर घर की,
तो राम जन्म लेंगे तो राम तो एक है, लेकिन राम हर घर में जन्म लेंगे तो एक नहीं बल्कि अनेक राम हो गए। तो राम का प्रयोग हर घर के लिए हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ राम व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि राम का प्रयोग हमने बहुवचन में किया है, अनेकों के लिए किया है। दिल्ली में रावणों की कमी नहीं है, रावण शब्द एक वचन और रावणों बहुवचन, इसलिए फल फलो, तो फल क्या है अपने आप में बहुवचन हो गया। तो यहाँ रावण शब्द का जो प्रयोग किया वो बहुवचन में किया। दिल्ली में रावणों की भरमार है, तो एक रावण नहीं है, अनेक रावण है, तो रावण का प्रयोग अनेक के लिए बहुवचन में। उत्तर प्रदेश में कंसों की कमी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में एक कंस नहीं अनेक कंस, कंस एक वचन और कंसों औ विभक्ति लगा लेते हैं ना, तो वो बहुवचन में प्रयोग होती है, तो ये विभक्ति युक्त शब्द है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो औ का जो प्रयोग कर रहे हैं हम उसको बहुवचन में प्रयोग करने के लिए कर रहे हैं संज्ञा शब्दों, ठीक है। ऐसे पशु, पशुओं, भारतीय राजनीति जयचंदों की, भारतीय राजनीति जयचंदों से भरी पड़ी है। तो जयचंद एक व्यक्ति जो राजस्थान में पैदा हुए, जिनको देशद्रोह गद्दार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने हिंदू राजाओं का साथ ना देके विदेशी राजाओं का साथ दिया। तो भारतीय राजनीति जयचंदों से भरी पड़ी है, तो एक जयचंद नहीं है बल्कि जयचंद क्या है, अनेक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये क्या कह रहा है, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग। भारतीय फौज में विभीषण बहुत हो गए हैं, तो विभीषण का प्रयोग एक वचन में ना होके रावण के भाई का रूप में अनेकों के लिए हुआ। भारतीय फौज में विभीषण बहुत हो गए, तो बहुत का मतलब क्या हुआ, एक नहीं है बल्कि अनेक है। एक समय ऐसा भी था जब हर घर में सीता रहती थी, तो सीता का प्रयोग किसके लिए हुआ, हर घर के लिए, तो एक सीता नहीं है, अनेक घर में सीता थी। भारतीय महिलाओं में सती सावित्री की बहुतायत है, बहुतायत मतलब अधिकता है, तो यानी कि भारतीय जो महिलाएं हैं उनमें सती सावित्री का जो आदर्श रूप है वो विद्यमान है, वो दिखाई देता है, तो बहुतायत मतलब अनेक। तो यहाँ सती सावित्री व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसमें नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा है, समुद्रगुप्त व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है, शेक्सपियर क्योंकि उपाधि है, और उपाधि किसी एक की नहीं होती है, वो किसी दूसरे को दी जाती है। पहले लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया, फिर लोह पुरुष जो है बाद में अभी भारतीय राजनीति में आडवाणी जी को कहा गया। तो कहने का मतलब जो उपाधि पहले किसी की रही है, तो आने वाले समय में किसी और को भी दी जाएगी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये नेपोलियन एक व्यक्ति हुआ जिसको फिर ये उपाधि बन गया चक्रवर्ती सम्राट की। तो इसीलिए यहाँ नेपोलियन और शेक्सपियर उपाधि है, और उपाधि हमेशा अनेकों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, इसी वजह से दोनों के दोनों शब्द जातिवाचक हैं, और ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे क्या कहलाए, जातिवाचक संज्ञा के कहलाए। इसके कहलाए जातिवाचक संज्ञा के कहलाए। अगर ये कंडीशन समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। तो एक कंडीशन ये थी हमारी, और एक ये थी। इससे पहले ये आपको बता दिया, जो किसी वर्ग को बताएगा, जो किसी जाति को बताएगा, किसी समुदाय समष्टि को बताएगा, तो क्या कहलाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ तक अगर ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई कि जब भी इंडिविजुअल एक इंसान का प्रयोग अनेकों के लिए किया जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग अनेक के लिए किया जाए, तो क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा। और यही कंडीशन सबसे ज्यादा पूछी जा रही है हाल फिलहाल के एग्जामों में, सबसे ज्यादा कंडीशन दोस्तों यही पूछी जा रही है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। थैंक यू। भूपेंद्र, आलोक, रंजन, रजनीश, दीपक, आकाश, के एम, अरविंद, मुकेश, सत्यम, बालकिशन, आलोक, विमलेश, राहुल, अश्विनी, पंकज, पवन, सतीश, प्रवीण, यश, भारती, संगम, अरुण, संजय, मनोज, किरण, बबलू, विशाल, विपुल, पूजा, अश्विनी, प्रीति, प्रियंका जी। वाचक का अर्थ होता है कहना, जो जाति को कहता है, जो व्यक्ति को कहता है। वाचक का अर्थ होता है कहना या बतलाना। जी जी, वाचक का अर्थ क्या है, कहना या बतलाना। जैसे यहाँ पे हमने शब्द प्रयोग किया, या जातिवाचक जो जाति को कहता है, व्यक्तिवाचक जो केवल व्यक्ति इंडिविजुअल एक को बताता है, तो वाचक का अर्थ होता है कहना या बोलना। तो ये थी हमारी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा से संबंधित कंडीशन। इसके अलावा यहाँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, सेंटेंस देखिए, कौन सा इसमें व्यक्तिवाचक का है, कौन सा इसमें जातिवाचक का है। फलों का राजा आम होता है। आपको बताना है सेंटेंस की संज्ञा से संबंधित है। ऑप्शन एक है जातिवाचक और ऑप्शन दो है व्यक्तिवाचक। आपने पहले जातिवाचक को पढ़ा, तो ऑप्शन एक में जातिवाचक संज्ञा, फिर दूसरा आपने व्यक्तिवाचक को पढ़ा, ऑप्शन दो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये क्या है, जातिवाचक, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, तो ये क्या है, फलों का राजा आम होता है, ये क्या कहलाया हमारे। दूसरा आम रसीला होता है। तीसरा दशहरी आम सबसे। अगर आपको इनमें से लग रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है ये सेंटेंस, तो आप एक टाइप करोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा का लग रहा है तो आप दो टाइप करोगे। दशहरी आम सबसे
मीठा होता है। केला सबसे पौष्टिक फल होता है। पशुओं का राजा शेर है। शेर ताकतवर होता है। जानवर में शेर सबसे ताकतवर है। भारत नदियों का देश कहलाता है। गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ये 10 सेंटेंस हैं। इन 10 सेंटेंस में आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा बताना है कि कौन सा सेंटेंस व्यक्तिवाचक का है, कौन सा सेंटेंस जातिवाचक का है। अपने आप में यहाँ से 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको इनमें से कोई शब्द दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, या फिर वो कहेगा निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा बताइए कौन सी है। ऑप्शन में 4 शब्द दे देगा। 2 क्वेश्चन हो गए। शब्द को देके संज्ञा पूछना, संज्ञा को देके शब्द पूछना। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा ये कि स्टेटमेंट दे देगा आपको, या तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा पूछ लेगा या व्यक्तिवाचक की पूछ लेगा, या फिर कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा की दृष्टि से कथन सही है, कौन सा संज्ञा की दृष्टि से सही कथन नहीं है, या फिर स्टेटमेंट दे देगा जो मैंने आपको कल नोट करवाई संज्ञा के बारे में। संज्ञा में कौन सा उपसर्ग है, संज्ञा में कौन सी क्रिया अर्थात धातु है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या है। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन देगा। संज्ञा विकारी शब्दों के अंदर आता है या विकारी के अंदर आता है, और संज्ञा जो शब्द होते हैं उसकी पहचान हम किस तरीके से करते हैं। इनकी किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, अवस्था, भाव के माध्यम से हम संज्ञा की पहचान करते हैं। दूसरी चीज ये था तीसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला। चौथा जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों वो पूछा जाएगा ये कि एक सेंटेंस देगा इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक का उदाहरण है, कौन सा व्यक्तिवाचक का उदाहरण नहीं है, कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, अर्थात कौन सा वाक्य जातिवाचक का है, कौन सा वाक्य व्यक्तिवाचक का है। ये चौथा क्वेश्चन है, इनमें से भी वो दे सकता है। पांचवा क्वेश्चन है सेंटेंस देगा और सेंटेंस में से पर्टिकुलर शब्द को रेखांकित कर देगा, उसको अंडरलाइन करके पूछ लेगा कि बताइए किस प्रकार की संज्ञा। ये 5 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फलों का राजा आम होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है जब वो फलों का राजा आम बता रहा है तो इसमें बात किसकी चल रही है, राजा, और वो भी कौन है, आम है। तो जब फलों का राजा आम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, अर्थात 2। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्यों हुआ, क्योंकि इसमें फल है जाति, और जाति में से किसी एक को हमने निकाल लिया, फल के अंदर सारे फल आ जाते हैं और आम कहलाया इसमें व्यक्तिवाचक। तो ये सेंटेंस क्या है, क्योंकि कह रहा है ना फलों का राजा आम है, तो राजा कौन है, आम है, तो यहाँ आम की प्रधानता हुई ना सेंटेंस में, तो इसी वजह से ये किसका उदाहरण हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हुआ। आम रसीला है, अब बहुतों में से किसी को छाटा नहीं जा रहा है, तो यहाँ तो बहुतों में से एक को छाटा गया था इसलिए व्यक्तिवाचक था, लेकिन यहाँ छाटा ही नहीं जा रहा है, तो इस सेंटेंस में आम क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए राइट आंसर हो गया 1। तो आम व्यक्तिवाचक भी और आम जातिवाचक भी है। तो आम व्यक्तिवाचक कब होगा, जब फलों में से बहुतों में से उसको हम अलग करेंगे तब व्यक्तिवाचक होगा, और जब वो छाटा नहीं जाएगा अकेला होगा तो आम अपने आप में जातिवाचक है, क्योंकि आम लंगड़ा भी होता है, चौसा भी होता है, मालदा भी होता है और दशहरी आम भी होता है। तो आम की बहुत सारी प्रजाति है, तो जब आम में से हम दशहरी आम, मालदा आम, लंगड़ा आम, चौसा आम छाट रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक है, और जब फल में से आम को छाट रहे हैं तो आम व्यक्तिवाचक है, और जब आम में से दशहरी आम छाट रहे हैं तो व्यक्तिवाचक। तो आम जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर भी आता है और व्यक्तिवाचक के अंदर आता है, लेकिन जब उसको बहुतों में से छाटा जाएगा तब हम व्यक्तिवाचक कहेंगे, अदरवाइज जातिवाचक। तो आम रसीला है, जातिवाचक। दशहरी आम सबसे मीठा होता है, अब आम में से हमने दशहरी आम को छाट लिया तो ये कहलाया हमारा व्यक्तिवाचक। ये क्या कहलाया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। केला सबसे पौष्टिक फल है, तो फलों में से केले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये फल क्या है, जातिवाचक, केला क्या है, व्यक्तिवाचक। तो राइट आंसर क्या हुआ, व्यक्तिवाचक का उदाहरण। पशुओं का राजा शेर है, तो पशुओं में से शेर को छांट लिया तो ये क्या कहलाया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शेर ताकतवर है, अब शेर को छांटा नहीं गया इसीलिए ये क्या कहलाया,
जातिवाचक कहलाया। जानवर में शेर सबसे ताकतवर होता है, जानवर के अंदर सारे जानवर आ जाते हैं, उसमें से शेर को छांट लिया, तो इसीलिए ये क्या कहलाया, व्यक्तिवाचक। भारत नदियों का देश है, तो यहाँ क्या है, भारत नदियों का देश, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, देश अपने आप में जातिवाचक है, भारत व्यक्तिवाचक है, नदी जातिवाचक है, इसलिए भारत नदियों का देश है, तो भारत की बात कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा हमारा, व्यक्तिवाचक। क्योंकि बहुत सारे देशों में से हम किसी एक भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ देश और नदी दोनों सब जातिवाचक है, लेकिन सेंटेंस भारत की बात कर रहे हैं कि भारत नदियों का देश कहलाता है, तो इसीलिए भारत क्या है यहाँ पर, देशों में से एक अर्थात व्यक्तिवाचक। ऐसे गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है, तो यहाँ नदियों में से हमने एक नदी छांटी और वो कौन सी है, हमारी गंगा नदी, इसीलिए कहलाए व्यक्तिवाचक। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो राजधानी किसकी, नई दिल्ली है, भारत की, इसीलिए व्यक्तिवाचक। जबकि राजधानी शब्द क्या है, जातिवाचक। अगर वो आपको अंडरलाइन करके पूछे, मान के चलो उसने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया कि ये बताइए यहाँ फल क्या है, तो आप कहोगे जातिवाचक। आम क्या है, व्यक्तिवाचक। राजा क्या है, जातिवाचक। यहाँ आम क्या है, जातिवाचक। दशहरी आम क्या है, व्यक्तिवाचक। केला क्या है, व्यक्तिवाचक। फल क्या है, यहाँ जातिवाचक। पशु क्या है, यहाँ जातिवाचक। शेर क्या है, यहाँ व्यक्तिवाचक। राजा क्या है, यहाँ जातिवाचक। यहाँ शेर क्या है, जातिवाचक, क्योंकि किसी को मैं छांट ही नहीं रहे। जानवर क्या है, यहाँ जातिवाचक। शेर क्या है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक। यहाँ भारत क्या है, व्यक्तिवाचक। नदी क्या है, यहाँ जातिवाचक। देश क्या है, यहाँ जातिवाचक। ऐसे यहाँ गंगा नदी क्या है, व्यक्तिवाचक। ये नदी क्या है, यहाँ जातिवाचक। भारत क्या है, यहाँ व्यक्तिवाचक। राजधानी क्या है, यहाँ जातिवाचक। नई दिल्ली क्या है, यहाँ व्यक्तिवाचक। तो इस तरीके से आपको करने हैं। वो तो ये तो शब्द को रेखांकित करके देगा, शब्द को रेखांकित करके दिया है तो आप उसी की बात करो। हम मान के चलो वो इसको अंडरलाइन करता है, उसको पूछना ही नहीं है व्यक्तिवाचक का सेंटेंस है जातिवाचक, वो केवल शब्द को पूछ रहा है। राजधानी बताइए क्या है, तो राजधानी के अंदर दुनिया की सारी राजधानी आ जाती है, राजधानी सब जातिवाचक है। और किसी एक राजधानी की बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक है। तो वहां आपको ये देखना पड़ेगा सेंटेंस में आपसे वो पूछ क्या रहा है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। जिन पे मैंने एक लिखा है वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, और जिनके सामने मैंने दो लिखा है वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है, क्योंकि पांचों की पांचों क्वेश्चन की वैरायटी हो गई है जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा की, यहाँ तक की कंडीशन समझ में आई तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। अब देखो आप में से कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई होगी और वो आएगी भी नहीं। उसका कारण क्या है, क्योंकि सारे तो भर्ती होंगे नहीं। भर्ती तो आप में से वही बच्चे होंगे जहाँ सामान्य बुद्धि का काम होता है वो सामान्य बुद्धि लगाए, और जहाँ विशेष बुद्धि लगानी हो तो वहाँ पे विशेष का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी ये कह रहा है सर मोर काला भी होता है, तो मोर पीला भी होता है, हरा भी होता है, पता नहीं कौन कौन से मोर कर दोगे आप। फिर कहोगे सर जी मोर अंधा भी होता है, फिर कहोगे सर जी मोर तो काना भी होता है, ठीक है, मोर तोड़ने वाला भी होता है, अरे मोर ऐसा भी होता है जो कम उड़ पाता है, ज़्यादा नहीं उड़ पाता, मोर बूढ़ा भी होता है, मोर जवान भी होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कॉन्सेप्ट को उसी परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करोगे। इस परिप्रेक्ष्य में भर्ती में क्वेश्चंस की वैरायटी पूछी जाती है तो आप इन चीज़ों को सीख जाओगे, और विद्वान लेखक साहित्यकार बनना पसंद करोगे तो फिर दूसरा बैच फिर आएगा एक और, ठीक है। तो हर महीने की 16 तारीख को 15 तारीख को मेरा एक नया बैच आता है, तो आप एक और ले लेना, फिर समझ में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मान के चलो 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस 1000 में से 990 बच्चों को तो समझ में आएगा, 10 को नहीं आएगा। ये तो मैं पहले से कह के चलता हूँ, क्योंकि 10 बच्चे मुझे ऐसे भी तो चाहिए जो दूसरा बैच खरीदे एक और। अब इतना जल्दी जल्दी आप फ्री हो जाओगे हिंदी से, तो फिर मैं क्या यहाँ बैंड बाजा बजाऊंगा, तो मुझे भी तो बच्चे पढ़ाने, क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ केवल वही बच्चे सीख पाएंगे जिनका फोकस केवल इन पे है, और जिन्होंने किताबों से चीज़ों को रटा हुआ है दाएं बाएं, बिना लॉजिक के, बिना सीक्वेंस के, इधर से भी आने दो उधर से भी आने दो। तो आपको ये ध्यान रखना है वो कभी भी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, लॉजिक को नहीं समझ पाएंगे, सीक्वेंस में नहीं पढ़ पाएंगे। उनको तो ऊपर ऊपर से फिर फालतू की नॉलेज है, जिस नॉलेज को लेकर आप पेपर में क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए 5 क्वेश्चन की वैरायटी है, पांचों के बारे में बताया। चाहता तो मैं 1 घंटे में पूरी संज्ञा कंप्लीट कर देता, लेकिन मैंने केवल और केवल आपको संज्ञा के 2 वेद बताए, और एक जातिवाचक और एक व्यक्तिवाचक, और उनसे भी जितने भी क्वेश्चन बनते थे ये सारे क्वेश्चन आ गए। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन लॉजिकों को जानूं जो जो चीज़ आपको बताई गई, और अगर आपने शुरू से चीज़ें ध्यान से सुनी हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट हो ही नहीं सकता। मैंने ये भी बताया जाति क्या है, वर्ग क्या है, समुदाय क्या है, समष्टि क्या है। तो जो हमें एक लार्ज स्केल का ज्ञान करा रहे हैं ऐसे शब्द जातिवाचक कहलाते हैं, और जो उनमें से केवल एक आपको ध्यान रखना है इंडिविजुअल की बात करते हैं तो आप वो कहलाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये जो शिक्षक है इसके अंदर सारे शिक्षक आ गए, ऐसे नेता है, अध्यापक है, डॉक्टर है, सब जातिवाचक संज्ञा, इंजीनियर है, मैनेजर है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, दादा दादी है, जातिवाचक संज्ञा है। और उसमें से भी एक आ जाए तो आपको ध्यान रखना है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ नाना नानी दादा दादी चाचा चाची, उसमें सारे चाचा आ जाएंगे, चाची के अंदर सारी चाची आ जाएगी, तो वो सब क्या है, वो एक जाति को, एक वर्ग को, एक समुदाय को, एक समष्टि का ज्ञान करा रहे हैं। गुरु शब्द है क्या, जातिवाचक है, सारे गुरु आ जाए, उसमें से किसी एक की बात होगी तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। चलो जी अब आ जाओ तीसरी संज्ञा के वेदों की तरफ, ठीक है। अब ध्यान रखना है आप जब फार्म भरते हो तो मिनिमम जिसमें आपने फार्म भरा है तो उसकी एक महीने की जो सैलरी है वो 35,000 से लेके लगभग 65,000 तक होती है, अलग अलग पे ग्रेड पे। अब महीने में आप 35,000 या 50,000 की नौकरी तो लेना चाहते हो, लेकिन उसके लिए उस लेवल का पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ना आप वही चाहते हो ऊपर ऊपर से, पढ़ना सिर्फ यही चाहते हो, क्योंकि अब तक इसके अलावा आपको कुछ पता ही नहीं था, आपको सिर्फ यही पढ़ाया गया और यही क्वेश्चन की वेरायटी है कि बताओ जी शहर क्या होगा, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक, मेरठ क्या है, एक क्वेश्चन की वेरायटी ही किताबों में दी है।
ये सारी जो क्वेश्चन की वैरायटी पूछी जा रही है, ये वाली दूसरी क्वेश्चन की वैरायटी कोई पूछा ही नहीं इसके बारे में कि कब राम, रावण, कृष्ण, नेपोलियन, हरिश्चंद्र, जयचंद्र जातिवाचक संज्ञा का काम करेंगे। जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग कर लेंगे तब उस कंडीशन में क्या होगा नहीं पता था। जब यहाँ सेंटेंस देके इस तरीके से पूछे कि कौन सा जातिवाचक का उदाहरण है कौन सा नहीं है, तब दिक्कत है। जब यहाँ सेंटेंस देखे इसमें अंडरलाइन करके पूछे या बिना अंडरलाइन करे पूछे, तो इन लॉजिक को जानना सबसे ज्यादा जरूरी था। पहली बार आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक या कहें संज्ञा को उसके पूरे रूप में पढ़ पा रहे हो, और इसीलिए कहते हैं कि यहाँ से जो चीज आपने समझ ली उससे बाहर कुछ ना तो पूछा जाता है ना कभी कुछ आता है। इसीलिए फोकस आपको यहाँ करना है। जो आपके पास पहले से चीजें हैं उसको आप साइड में रख के पढ़ा करो। जब आप उसको साइड में रख दोगे, नई चीज ग्रहण कर लोगे, तो फिर आपके पास वो चीज होगी जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और उसी से भर्ती हुआ जाता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा ये अस्पर्शी होती है, अस्पर्शी होती है, अर्थात इनको छुआ नहीं जा सकता। ये अनुभवजन्य होती है, इनका अनुभव किया जा सकता है, फीलिंग महसूस की जा सकती है, इनको छुआ नहीं जा सकता है। इनमें प्रत्यय लगा होता है। अधिकांश भाववाचक संज्ञा ऐसी होती है जिनमें प्रत्यय लगा होता है अंत में। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगता है उसी को प्रत्यय कहते हैं। कुछ बिना प्रत्यय के स्वतंत्र भी होती है, बिना प्रत्यय के स्वतंत्र भी होती है। दूसरा, विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगकर बनती है। विशेषण प्रत्यय भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ज्यादातर तो विशेषणों से बनती है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। संज्ञा प्रत्यय विशेषण, तो संज्ञा में प्रत्यय लग के विशेषण बनाए जाते हैं, विशेषण में प्रत्यय लग के भाववाचक संज्ञा का भी निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारी एक दूसरे पर डिपेंड है। अब देखो यहाँ पे ये अस्पर्शी होती है, जैसे इनको छुआ नहीं जा सकता, जैसे बचपन को छुआ नहीं जा सकता, बुढ़ापे को छुआ नहीं जा सकता, मिठास को छुआ नहीं जा सकता, और यहाँ हर्षित अर्थात प्रसन्नता को छुआ नहीं जा सकता। ये अनुभवजन्य होती है, इनका केवल अनुभव होता है। जैसे अपनापन, ये क्या है? अपनापन अनुभव होता है, ठीक। इसके बाद ममता केवल अनुभव होगा। ऐसे ही इनमें प्रत्यय लगा होता है। ऐसी बहुत सारी संज्ञाएं का हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मधुरता, सुंदरता, गहराई, ऊंचाई, प्रत्यय लगा हुआ है। कुछ बिना प्रत्यय के भी होती है। उमंग, उल्लास, क्रोध, प्रेम। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनती है। जैसे यहाँ हमने शब्द प्रयोग किया बच्चा, इसमें पन लगाया तो शब्द बन गया बचपन। ऐसे ही सर्वनाम अपना में पन लगाया तो अपनापन। विशेषण पागल में पन लगाया तो पागलपन। तो ये बचपन, अपनापन, पागलपन भाववाचक संज्ञा है। विशेषण में प्रत्यय लगाए तो भाववाचक बनती है। सुंदर विशेषण है, ता लगा लिया, सुंदरता बन गया तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, छू नहीं सकती।
संज्ञाओं में प्रत्यय लगाते हैं तो विशेषण बनता है। भारत में यह प्रत्यय लगाया तो भारतीय विशेषण शब्द है और भारत संज्ञा है। ये आपको ध्यान रखना है। एनीथिंग बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो लेंगे भी आगे। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों, ये जो बचपन है, बुढ़ापा है, मिठास है, हर्षित होता है, अत्यधिक प्रसन्नता। यहाँ पर जो अपनापन है, ममता है, आप इनमें से किसी का भी स्पर्श नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हो, केवल इनकी फीलिंग महसूस कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, इनमें अधिकांश में प्रत्यय लगा होता है। 99.9% ज्यादातर भाववाचक संज्ञाओं में लास्ट में ऐसे शब्दांश जुड़ा होता है जिसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो उसके अर्थ को बदल देता है, जिसको हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे इसमें पन प्रत्यय, इसमें आपा प्रत्यय, इसमें आस प्रत्यय, इसमें इत प्रत्यय। तो यहाँ जो ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पन का, आपा का, आस का और इत का, यहाँ पन का, ता का प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो ये हमें खुद ही बता रहे हैं कि ये भाववाचक संज्ञा है। कुछ बिना प्रत्यय के भी होते हैं, जैसे उमंग है, अब उमंग ही नहीं हो सकता, उमंगता नहीं हो सकता। उल्लास में उल्लासी, उल्लासता नहीं बन सकता। क्रोध है, प्रेम है, इनमें कोई नहीं है, लेकिन क्रोध प्रेम ये इमोशंस हैं, अर्थात हम क्रोध को, प्रेम को छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए ये उमंग है। उमंग मतलब प्रसन्नता। आपने कोई कार्य किया, वो सही हो गया, उसके बाद जो खुशी मिलती है उसको उमंग कहते हैं। और आपने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, बहुत ज्यादा मेहनत की थी, उसके बाद फल आया, रिजल्ट आया, तो वो उल्लास, प्रसन्नता कहलाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर भी भाववाचक संज्ञा बनती है। यहाँ बच्चा क्या था, संज्ञा था जातिवाचक। अपना क्या है, सर्वनाम है। पागल क्या, विशेषण है। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाया और बचपन, अपनापन और पागलपन भाववाचक संज्ञा बना लिया। अब आप बचपन को, अपनापन को, पागलपन को महसूस तो कर सकते हो, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे संज्ञा में प्रत्यय लगाकर विशेषण भी बनते हैं। केवल संज्ञा सर्वनाम विशेषणों से भाववाचक शब्द बनते हैं तो बात ठीक है, लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञाएं भी होती है जो विशेषण का काम करती है। कुछ संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगा के विशेषण बना लेते हैं हम। अब मान के चलो मैंने क्रोधी शब्द है, तो यहाँ क्रोध क्या है, भाववाचक संज्ञा। क्रोधी क्या है, विशेषण। प्रेमी क्या है, विशेषण। क्रोधी व्यक्ति, तो क्रोधी व्यक्ति तो व्यक्ति की विशेषता को बता रहा है ना क्रोधी, तो इस भाववाचक संज्ञा से बना लिया हमने। तो इसीलिए जैसे विशेषण सुंदर से में ता लगाने के बाद बना, ऐसे ही यहाँ पे गहरा है, ऊंचा है, तो गहराई ऊंचाई को आप इस पर थोड़े कर सकते हो, छू थोड़े सकते हो, महसूस करोगे कि यहाँ इतनी गहराई है, ऊंचाई है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम संज्ञा से प्रत्यय लगा के विशेषण और विशेषण में प्रत्यय लगा के संज्ञाओं का निर्माण कर लेते हैं। तो ये थी हमारी भाववाचक संज्ञा की कंडीशन। इसके बाद भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हमें कुछ और एग्जाम्पल लेने हैं, उनकी मदद से आप इन सारी चीजों को समझिए। मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ रही है। मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया। फोर्थ, गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगता है। हिंदू मुस्लिम में तनाव चल रहा है। बचपन बड़ा सुहावना होता है। जवानी में अनेक भूल हो जाती है। बुढ़ापा अनेक बीमारियों की जड़। ये 8 सेंटेंस है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस भाववाचक का नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। तो संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मूल भेद ये तीन ही होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, क्योंकि समूह और समूह द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक के अंतर्गत आती है। मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये जो लिख है ये क्रिया है और क्रिया में प्रत्यय लगा है आवट और शब्द बन गया लिखावट, जो कि भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्रियाओं में प्रत्यय लगा के भी संज्ञा बनती है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ लिखावट क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसलिए सेंटेंस किसका हुआ भाई, सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के सेंटेंस।
यहाँ सुंदरता क्या है, भाववाचक संज्ञा। यहाँ गंदगी क्या है, भाववाचक संज्ञा। यहाँ जुर्माना क्या है, भाववाचक संज्ञा। यहाँ तनाव क्या है, भाववाचक संज्ञा। यहाँ सुहाना और बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा। यहाँ जवानी क्या है, भाववाचक संज्ञा। यहाँ बुढ़ापा और बीमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा। आप लिखावट को छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। आप सुंदरता को छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। आप गंदे पदार्थ जो होते हैं उनको तो छू सकते हो, लेकिन गंदे पदार्थों से जो गंदगी होती है उसको आप केवल और केवल महसूस कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ जुर्म में जो शब्द है, पैसा जो आपने दिया, कोई वस्तु दी, ठीक है, जो जुर्माना आप पे लगा उसको छू सकते हो, लेकिन जो जुर्माना है उसका आप एहसास करोगे तो बहुत दिनों तक। मान के चलो आपका चालान कट गया, तो जो पैसा आपने दे दिया वो अलग बात है, नुकसान है आपका, लेकिन जो जुर्माना लगा, जो पेनल्टी लगी 5,000 की, तो उसका आप स्पर्श नहीं कर सकते। जुर्म में आना प्रत्यय लगा के जुर्माना बना। यहाँ तन में आव लगा के तनाव बना। तनाव को आप महसूस करोगे, स्पर्श नहीं करोगे। बचपन को केवल महसूस किया जा सकता है, सुहाना केवल महसूस किया जा सकता है। जवान शब्द संज्ञा है, और वो भी कौन से, जातिवाचक संज्ञा। उसमें प्रत्यय लगा के जवानी भाववाचक संज्ञा बना लिया, तो जवानी को आप महसूस करोगे, छू नहीं सकते हैं। बुढ़ापे को आप महसूस करोगे, बूढ़ा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, उसमें आपा प्रत्यय लगा के बुढ़ापा शब्द बना लिया। यहाँ बीमार अपने आप में विशेषण शब्द है, ठीक है, उसमें प्रत्यय लगा के हमने बीमारी भाववाचक संज्ञा बना लिया, क्योंकि बीमारी को आप छू नहीं सकते हो। तो इसीलिए यहाँ बीमारी, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, सुहाना, तनाव, जुर्माना, यहाँ गंदगी, सुंदरता, लिखावट, ये सारी की सारी भाववाचक संज्ञा है, और ये सारे के सारे सेंटेंस भाववाचक संज्ञा के हैं। सेंटेंस दे के संज्ञा पूछा जा सकता है, पर्टिकुलर शब्द को अंडरलाइन करके संज्ञा पूछा जा सकता है, और यहाँ इस तरीके से शब्द को देके संज्ञा पूछा जा सकता है। कंडीशन क्या है, इनको स्पर्श नहीं किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इनको केवल अनुभव किया जा सकता है। अधिकांश में प्रत्यय होता है, लेकिन कुछ बिना प्रत्यय के भी होती है, जैसे उमंग है, उल्लास है, तो यहाँ क्रोध है, प्रेम है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाओं में प्रत्यय लगा के हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से होता है। जैसे यहाँ लिख क्रिया में मैंने लगाया, यहाँ सुंदर विशेषण में मैंने लगाया, यहाँ बच्चा, जवान और बूढ़ा संज्ञा में लगाया, तो ये संज्ञा था, ये यहाँ विशेषण था, ये यहाँ क्रिया है। अपना में लगाया तो अपनापन, मम मेरा सर्वनाम होता है, मैं ता लगाया, ममता बन गया। तो यानी कि संज्ञा का प्रयोग, भाववाचक का प्रयोग हम ध्यान रखना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में प्रत्यय लगा के करते हैं। इसी वजह से ये कहा जाता है कि 99.9% जो भाववाचक संज्ञाएं बनी है वो प्रत्यय के द्वारा बनी है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो बिना प्रत्यय के होती है। तो ये थे संज्ञा के मूल भेद, और वो मूल भेद थे 3, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने किताबों से रट्टा मारा हुआ था, जिन्होंने इधर उधर से बहुत सारी चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़ा था, उनको चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि भारतीयों की पहचान है कि जब भी कुछ नया होता है उसके विरोध में खड़ा होना होता है, उसको अटपटा लगता है, लेकिन आगे जब वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर वो तैयार होता है उन तमाम चीजों को ग्रहण करने के लिए या अचीव करने के लिए, कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब तक आपने जो भी पढ़ा संज्ञा के बारे में केवल 50% चीजें अचीव की थी, लेकिन जो संज्ञा से जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपके सामने, इसलिए थोड़ा सा लेवल रख के आपको चीजों के साथ आगे बढ़ना है। और यहाँ पर इसके बाद हम चर्चा करेंगे चौथा भेद इसी का, और वो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, एक तो हमारा ये बचा, और एक 5वां भेद बचा द्रव्यवाचक संज्ञा, और इस द्रव्यवाचक संज्ञा का भी की चर्चा हम कल करेंगे। तो कल हमारी संज्ञा कंप्लीट हो जाएगी और सर्वनाम वाला टॉपिक करेंगे शुरू। तो जिन बच्चों को आज को ध्यान रखना है, ये लग रहा था कि आज की क्लास जो है रिकॉर्डिंग क्लास है, तो उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो 2023 में भर्ती होने की उम्मीद ना करें, वो 24 और 25 की तैयारी में लगे रहें, और जिनको 2023 में भर्ती होना है उनको केवल सीखने के अलावा दाएं बाएं की चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, केवल और केवल जो चीज़ें यहाँ चल रही है उससे अगर आप अचीव करके आगे बढ़ोगे तो आप रोज किसी न किसी एक टॉपिक से फ्री होते चले जाओगे, और जिस दिन आप हिंदी के सिलेबस से फ्री होगे तो उस दिन आप हिंदी में 100% सही परफॉर्मेंस करके फाइनल सिलेक्शन ले लोगे। अभी बजा है प्यारे दोस्तों 9:33 आपका हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और आज 23 तारीख है, ठीक है, और ये मॉर्निंग की क्लास थी जो जिसका टाइमिंग है 8:15 से 9:30 बजे। तो तमाम वे बच्चे जो पढ़ने नहीं आते हैं, केवल सूंघने आते हैं या विद्वान लेखक बनना चाहते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा अपने आप को संभालो, तब तक आप जागोगे या उन लोगों के साथ अपने को कंपटीशन में पाओगे जो आज से पहले तैयारी करके अपने बैठे हैं। मैं तो हर महीने बैच लेके आता हूँ, अब अंदाजा लगाओ पिछले 4 साल में मैं कितने बैच पढ़ा चुका हूँ, और कि 50 से ज़्यादा क्लास देके कितने बच्चों को हिंदी की अच्छी से तैयारी करा चुका हूँ। आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ है जो आपसे